वे भाले की नोक हैं। हर लैंडिंग क्राफ्ट के पीछे छाया है दुश्मन क्षेत्र के भीतर गहराई में छुपी अनदेखी निगाहें। लगभग 70 वर्षों से फोर्स रिकॉनिसेंस मरीन वहां काम कर रहे हैं जहां बहुत कम लोग जाने की हिम्मत करते हैं। दुश्मन की सीमा के बहुत पीछे, पृथ्वी के सबसे खतरनाक और बेरहम इलाकों में महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी जुटाने का जिम्मा सौंपा गया। फोर्स रिकॉन मरीन चुपचाप दुश्मन के तटों, घने जंगलों, शुष्क रेगिस्तानों और बीहड़ पहाड़ों में घुसपैठ करते हैं। उनका मिशन है निगरानी करना, रिपोर्ट करना और जब जरूरत हो तो सटीकता और तेजी के साथ हमला करना। वे मरीन एक्सपेडिशनरी फोर्सेस की आंखें और कान हैं, जो आने वाली इकाइयों के लिए युद्ध क्षेत्र तैयार करते हैं। परंपरागत टोही के विपरीत फोर्स रिकॉन और गहराई में जाता है, आगे बढ़ता है और ज्यादा समय तक रहता है, अक्सर पूरी तरह से अकेलेपन में। अपनी कौशल, चुपकेपन और दृढ़ संकल्प पर निर्भर रहते हैं। उनके ऑपरेशंस में गुप्त निगरानी और लक्ष्य पहचान से लेकर उभयचर टोही और सीधे कार्रवाई वाले छापे शामिल हैं। हर मिशन में मानसिक दृढ़ता, शारीरिक सहनशक्ति और रणनीतिक विशेषज्ञता का मेल जरूरी होता है, जिसे सेना की सबसे कठोर ट्रेनिंग के जरिए निखारा जाता है। उनकी कहानी शीत युद्ध की छाया में शुरू होती है, जब वैश्विक तनाव ने एक नई तरह के मरीन की जरूरत पैदा की, जो समुद्र, जमीन और हवा में बिना किसी रुकावट के ऑपरेट कर सके। वियतनाम के घने जंगलों से लेकर मध्य पूर्व के रेगिस्तानों तक फोर्स रिकॉन मरीन अक्सर सबसे पहले अंदर जाते हैं और सबसे आखिर में बाहर निकलते हैं। जरूरी खुफिया जानकारी जुटाते हैं और ऐसे जोखिम भरे मिशन अंजाम देते हैं जो अक्सर बड़ी लड़ाइयों का नतीजा तय करते हैं। वे रात की खामोशी में ऑपरेट करते हैं, बिना देखे और बिना सुने आगे बढ़ते हैं, अक्सर सिर्फ एक कंपास, अपनी समझदारी और जिंदा रहने की जबरदस्त जिद पर निर्भर रहते हैं। उनकी हरकतें नपीतुली, सोच समझकर और सटीक होती हैं, जिनका मकसद ऐसी खुफिया जानकारी जुटाना होता है जिसे कमांडर खोना नहीं चाह सकते, या फिर जंग शुरू होने से पहले ही दुश्मन की योजनाओं को बिगाड़ना होता है। शायद उनका नाम आम लोगों के बीच मशहूर नहीं है, क्योंकि उनके कारनामे अक्सर गोपनीय रिपोर्टों और फुसफुसाई जाने वाली कहानियों के बाहर पहचाने नहीं जाते। लेकिन सैन्य विशेष अभियानों की दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा जबरदस्त है। उनकी ट्रेनिंग बेहद कठोर है और उनका संकल्प अटूट है। यह फोर्स रिकॉन की कहानी है। वे मरीन जो छाया में निगरानी करते हैं, युद्ध भूमि को आकार देते हैं और रात में भूत की तरह गायब हो जाते हैं। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फोर्स रिकॉन की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध और कोरियाई युद्ध तक जाती है। वे यूएसए मसी के ऑब्जर्वेशन ग्रुप और रेडर बटालियन 1942 में दुश्मन के समुद्र तटों पर खुफिया जानकारी जुटाने और प्रशांत क्षेत्र में उभयचर लैंडिंग का समर्थन करने के लिए बनाए गए थे। इन इकाइयों ने विकसित होकर एम्फीबियस रिकॉन कंपनी का रूप ले लिया, जिसने अबिमामा, टिनियन, इवोजिमा और ओकिनावा में कार्रवाई की। उन्होंने टोही और जल सर्वेक्षण किए, जो लैंडिंग की योजना बनाते समय बेहद जरूरी थे। कोरियाई युद्ध के बाद शीत युद्ध के तनावपूर्ण शुरुआती वर्षों में यूएसएमसी ने खुद को यह सोचते हुए पाया कि वह अगला युद्ध कैसे लड़ेगा, जो शायद प्रशांत क्षेत्र के द्वीप हॉपिंग अभियानों जैसा न हो, बल्कि उसमें चुपचाप सटीकता, तेजी से घुसपैठ और मोर्चे से बहुत आगे तक काम करने की क्षमता की मांग हो। इस नई सोच से फोर्स रिकॉनिसेंस का जन्म हुआ। जुलाई 1957 में पहली फोर्स रिकॉनिसेंस कंपनी को आधिकारिक रूप से कैंप पेंडलटन में स्थापित किया गया। उस समय सुदाएं लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रूस एफ मायर्स के नेतृत्व में। इस यूनिट को फ्लीट मरीन फोर्स की आंख और कान के रूप में ऑपरेशनल और स्ट्रैटेजिक स्तर पर काम करने के लिए बनाया गया था, जो सिर्फ इन्फेंट्री से आगे ही नहीं बल्कि उनसे काफी दूर तक काम करती थी।
जहां डिवीजन रिकॉनिसेंस यूनिट्स को पारंपरिक युद्ध क्षेत्र निगरानी का काम सौंपा गया था, जो आमतौर पर आर्टिलरी सपोर्ट की रेंज के भीतर होती थी। वहीं फोर्स रिकॉन को गहरी टोही के लिए बनाया गया था, जो दुश्मन की सीमा में 50 किलोमीटर या उससे भी अधिक अंदर तक घुस जाती थी, अक्सर बिना किसी समर्थन के, और कभी-कभी तो पास में मौजूद मित्रवत जमीनी बलों को भी इसकी जानकारी नहीं होती थी। ऐतिहासिक रूप से एक रिकॉन बटालियन में फोर्स रिकॉन और स्टैंडर्ड डिवीजन रिकॉन दोनों कंपनियां हो सकती थीं, लेकिन फोर्स रिकॉन का दायरा दुश्मन की जमीन में और भी गहराई तक फैला हुआ था, ताकि मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स, जिसे मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स भी कहा जाता है, के स्तर की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। दो मिशन सेट्स ने फोर्स रिकॉन की सामरिक पहचान को परिभाषित किया। ग्रीन ऑपरेशंस या डीप रिकॉनिसेंस में गुप्त रूप से रहना, दुश्मन की जमीन की स्थिति का निरीक्षण करना और उसकी रिपोर्टिंग करना शामिल था, जो अक्सर हल्के और तेज तरीके से किए जाते थे। गश्त दल जमीन के भीतर घुसपैठ कर युद्ध क्षेत्र की खुफिया जानकारी जुटाते, ड्रॉप जोन या लैंडिंग बीच तय करते और हमलों के बाद नुकसान का आकलन करते थे, जहां नौसैनिक आर्टिलरी की पहुंच नहीं होती थी। इसके विपरीत ब्लैक ऑपरेशंस में सीधे कार्रवाई, सीमित छापेमारी, समुद्री रोकथाम और विजिट बोर्ड सर्च सीजर या वीबीएसएस मिशन शामिल थे, जिनका लक्ष्य जहाजों या महत्वपूर्ण ढांचे होते थे। हालांकि फोर्स रिकॉन के पास शुरू में बंधक बचाव की क्षमता थी, लेकिन अब यह जिम्मेदारी अन्य मरीन स्पेशल ऑपरेशंस कमांड इकाइयों को सौंप दी गई है। वियतनाम युग में फोर्स रिकॉन ने दोनों भूमिकाएं पूरी तरह अपना ली थीं। कीहोल इंटेलिजेंस पेट्रोल चुपचाप दुश्मन के इलाके में घुस जाती थी और स्टिंगरे ऑपरेशंस मौके मिलते ही आक्रामक कार्रवाई में बदल जाते थे। कम समय में ही निगरानी से कार्रवाई में बदल जाने की बहुमुखी क्षमता फोर्स रिकॉन की पहचान बन गई थी। गौरतलब है कि फोर्स रिकॉन मरीन बनना अमेरिकी सैन्य सेवा में सबसे कठिन रास्तों में से एक बना हुआ है। उम्मीदवारों को सबसे पहले इन्फेंट्री प्रशिक्षण पूरा करना होता है, आमतौर पर O-311 राइफलमैन के रूप में, या कुछ दुर्लभ मामलों में अन्य सैन्य व्यावसायिक विशेषज्ञताओं MOS से सफलतापूर्वक रिकॉन स्क्रीनिंग के बाद लेटरल ट्रांसफर के जरिए भी आ सकते हैं। इसके बाद रिकॉनिसेंस ट्रेनिंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम आता है, जो 5 सप्ताह का कठिन परीक्षण है। इसमें उम्मीदवारों की शारीरिक और मानसिक क्षमता की परीक्षा ली जाती है। समुद्र में तैराकी, दबाव में गांठ बांधना, पहाड़ों में दिशा निर्देशन, रूकिंग और युद्ध प्रशिक्षण शामिल हैं। सिर्फ 40% उम्मीदवार ही चयन प्रक्रिया पास कर पाते हैं। जो लोग रिकॉनिसेंस ट्रेनिंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम से बच जाते हैं, वे बेसिक रिकॉनिसेंस कोर्स या बेसिक रिकॉनिसेंस कोर्स में प्रवेश करते हैं, जो इन्फेंट्री स्कूल वेस्ट में 12 सप्ताह का कठिन कार्यक्रम है, जिसमें औसतन 15 घंटे के दिन होते हैं। प्रशिक्षण उम्मीदवारों को उभयचर अभियानों, हेलिबोर्न इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन, भूमि नेविगेशन, संचार, गुप्त घुसपैठ, छोटे दल की रणनीति और नौसैनिक तोपखाने तथा क्लोज एयर सपोर्ट समन्वय की मूल बातों में डुबो देता है। यहां तक कि बेसिक रिकॉनिसेंस कोर्स से स्नातक होना भी उनकी यात्रा का अंत नहीं है। हर नए O-321 रिकॉन मरीन को इसके बाद विशेष फॉलो ऑमन प्रशिक्षण, एक बेसिक एयरबोर्न और मल्टी मिशन पैराशूट कोर्स, मरीन कॉम्बैटेंट डाइवर कोर्स और 2 हफ्ते का सर्वाइवल, इवेजन, रेजिस्टेंस एंड एस्केप स्कूल, जिसका मतलब है सर्वाइवल, एवेजन, रेजिस्टेंस और एस्केप में प्रशिक्षण दिया जाता है। केवल तभी एक ऑपरेटर पूरी तरह से फ्लीट असाइनमेंट के लिए योग्य होता है। यह पाइपलाइन फोर्स रिकॉन की पहचान बनने वाले शांत, तेज और घातक सिद्धांत को विकसित करने के लिए बनाई गई है। दुश्मन की सीमा के पीछे ऑपरेशनों की उच्च जोखिम वाली दुनिया में मिशन की सफलता और समझौते के बीच का फर्क अक्सर हथियारों में नहीं, बल्कि छुपकर काम करने की कला, सटीकता और मानसिक अनुशासन में होता है। लगभग 40 हफ्तों की लगातार कठोर ट्रेनिंग सहने के बाद एक नया रिकॉन मरीन आखिरकार अपने आदर्श वाक्य केले सिलेंस मोर्टालिस को अपनाने के लिए तैयार और योग्य हो जाता है, जिसका अर्थ है तेज, शांत और घातक। फोर्स रिकॉन की असली अग्नि परीक्षा वियतनाम युद्ध में हुई, जहां उनकी गहरी पैठ वाली पेट्रोलिंग ने खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के तरीके को बदल दिया और जब जरूरत पड़ी
तो सटीक कार्रवाई भी की गई। 1960 के दशक के मध्य से मरीन फोर्स रिकॉन टीमों ने पहला कॉर्प्स और उससे आगे तक चुपचाप ऑपरेशन किए, जहां उन्होंने 3 परतों वाले घने जंगल, बमों से जड़ी पगडंडियां और पीपल्स आर्मी ऑफ वियतनाम पेट्रोलिंग को बेहद अनुशासन और घातक संयम के साथ पार किया। ये मिशन सेना की लंबी दूरी की टोही पेट्रोलिंग जैसे ही थे, लेकिन इनमें ज्यादा फायर पावर, बड़ी पेट्रोलिंग टीम और ज्यादा स्वायत्तता थी। जहां डिवीजन लॉन्ग रेंज रेकॉनेसेंस पेट्रोल टीमों में 5 या 6 लोग होते थे, वहीं आमतौर पर फोर्स रिकॉन पेट्रोलिंग में 7 से 10 मरीन होते थे, जो हथियारों से लैस रहते थे और किसी भी समय तोपखाने या हवाई सहायता बुलाने के लिए तैयार रहते थे। उनकी शुरुआती साहसी तैनातियों में से एक थी ऑपरेशन हेस्टिंग्स, जो जुलाई से अगस्त 1966 में हुआ था, जब पहला फोर्स रिकॉन ने रॉकपाइल में रैपलिंग की, जो एक अलग थलग चट्टानी पहाड़ी थी और डिमिलिटराइज्ड जोन यानी निष्क्रिय क्षेत्र पर नजर रखती थी। उस ऊंचे स्थान से उन्होंने पीपल्स आर्मी ऑफ वियतनाम यानी वियतनामी सेना की भारी तैनाती देखी और तोपखाने की सहायता बुला ली, जिससे भारी हताहत हुए। यह तरीका, जिसमें दुश्मन की सीमा में गुप्त रूप से छोटी छोटी टीमें भेजी जाती थीं और फिर विनाशकारी हमलों का समन्वय किया जाता था, वही आधार बना जिसे बाद में स्टिंगरे पेट्रोल्स के नाम से जाना गया। 1967 में प्रवेश करते हुए फोर्स रिकॉन ने स्टिंगरे सिद्धांत को पूरी ताकत के साथ लागू किया। छोटी छोटी इकाइयों को हेलीकॉप्टर के जरिए दुश्मन के इलाके में भेजा जाता था, ताकि वे दुश्मन की सेना की महत्वपूर्ण स्थिति और आपूर्ति मार्गों की जानकारी जुटा सके। जब दुश्मन की भारी मौजूदगी का पता चलता था, तो वे विनाशकारी हवाई हमले या तोपखाने की प्रतिक्रिया का समन्वय करते थे। ब्रूस डॉक नॉर्टन, जो 1969 में तीसरी फोर्स रिकॉन के साथ एक नेवी कॉर्प्समैन थे, ने बाद में इन अभियानों का वर्णन स्टिंगरे, फोर्स रिकॉन मरीन बिहाइंड एनिमी लाइंस इन वियतनाम और फोर्स रिकॉन डायरी 1969 में किया, जिनमें से प्रत्येक ने इस इकाई की उच्च जोखिम वाली बहुमुखी प्रतिभा को उजागर किया। उनके प्रत्यक्ष अनुभव ऐशाऊ घाटी और डीएमजेड में तनावपूर्ण गश्त, घात, खतरनाक लैंडिंग जोन और संघर्षपूर्ण निकासी को याद करते हैं। उनकी यूनिट को एक वीरता यूनिट प्रशस्ति पत्र मिला, जो युद्ध के दौरान ऐसा करने वाली केवल 2 मरीन यूनिट्स में से एक थी। शायद वीएमवेयर का सबसे प्रसिद्ध मिशन वियतनाम युग की फोर्स रिकॉन को में मार्च से अप्रैल 1967 के दौरान सेकंड लेफ्टिनेंट जेम्स जिम कैपर्स जूनियर शामिल थे। एक युद्ध क्षेत्र में नियुक्त अधिकारी के रूप में उन्होंने 9 मरीन और किंग नामक एक कुत्ते को फुलोक के पास के जंगलों में एक संदिग्ध पीएवीएन रेजिमेंटल बेस की जांच करने और तीसरी बटालियन 26वीं मरीन की फ्लैंक की चेटिन रक्षा करने के लिए नेतृत्व किया। गश्ती दल को दूसरे दिन 2 दुश्मन संपर्क मिले, जिसमें उन्होंने 22 पीएवीएन सैनिकों को मार गिराया, लेकिन खुद भी हताहत हुए। अंतिम दिन एक डेजी चेन क्लेमोर घात ने कैपर्स के पैरों को चकनाचूर कर दिया और पूरी टीम पर गोलियों की बौछार कर दी। चोटों के बावजूद उन्होंने तोप, हवाई और मोर्टार सहायता समन्वित की, मरीन की निकासी निर्देशित की और जब तक हर आदमी व का कुत्ता सुरक्षित नहीं हुआ, बाहर निकलने से इनकार किया, चाहे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। कैपर्स ने बाद में कहा, उद्धरण, अगर मुझे वियतनाम में मरना ही था तो मैं लड़ते हुए मरूंगा। हमने बस ऐसे ही लड़ाई लड़ी थी। आप लड़ते हुए ही बाहर जाते हैं। आप जितने ज्यादा दुश्मनों को मार सकते हैं, मारते हैं, और इसका मतलब है कि वे आपके लोगों या दूसरे अमेरिकी सैनिकों से आगे नहीं लड़ पाएंगे। उद्धरण समाप्त। वह होश में रहे और इवैक्यूएशन तक लगातार फायर मिशन का निर्देशन करते रहे। उनकी नेतृत्व क्षमता ने यह सुनिश्चित किया कि सभी 9 सदस्य जीवित रहे और कैपर्स को बाद में सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया। और अब एक संसदीय प्रयास इसे मेडल ऑफ ऑनर में अपग्रेड करने के लिए किया जा रहा है। इन गश्तों में चतुराई की आवश्यकता थी। टीमों ने क्लेमोर माइंस, पहले से तय की गई तोपखाने की गोलाबारी, चकमा देने के लिए अलग अलग ठिकाने और साइलेंट सिग्नलिंग वायर का इस्तेमाल किया, ताकि एनवीए ट्रैकर्स को भ्रमित किया जा सके और उनकी पकड़ से बचा जा सके। एक टीम लीडर कैप्टन जॉर्ज डिगर ओडेल ने तो यहां तक किया कि उन्होंने सांझ के समय अपनी पोजीशन बदलने की रिकॉर्डिंग की और फिर रात में देखा कि पीएवीएन ने छोड़े गए ठिकाने पर छापा मारा, जो इस बात का सबूत था कि उनकी चालाकी काम कर गई थी। फोर्स रिकॉन के मिशन धैर्यपूर्वक टोही और तुरंत कार्रवाई का मेल थे। टीमों ने बड़ी दुश्मन इकाइयों का पता चलने पर सीधे मुकाबला नहीं किया, बल्कि
उन्होंने सहायक फायर बुलाया और फिर कवर के तहत पीछे हट गए। अक्सर उनका रोल गश्त के दौरान बदल जाता था। वे पर्यवेक्षक से टैक्टिकल टारगेट डिजिग्नेटर या फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर बन जाते थे, जो छुपे रहकर घातक ताकत का पुल बनाते थे। युद्ध के अंत में फोर्स रिकॉन की विरासत सुरक्षित थी। गुप्त रूप से घुसपैठ करने, बिना पकड़े जाने, युद्ध क्षेत्र की महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने और फिर बिना किसी रुकावट के हमले बुलाने की उनकी क्षमता ने जंगल युद्ध का तरीका ही बदल दिया। वे MI5 की आंखें थे, शांत जासूस जो सिर्फ एक रेडियो कॉल से तबाही ला सकते थे। वियतनाम के घने जंगलों में फोर्स रिकॉन ने छोटी, फुर्तीली और दृढ़ निश्चयी टीम के रूप में अपनी पहचान बनाई, जो दुश्मन के इलाके में सबसे पहले गहराई तक जाती थी और अक्सर मिशन पूरा करने के बाद सबसे आखिर में बाहर निकलती थी। स्टिंगरे टीमें LRRP, मेडल, नुकसान और अंततः यूनिट स्तरीय प्रशस्ति पत्र, ये सब एक विरोधाभास की गवाही देते हैं। ये छोटी टीमें पूरे ऑपरेशन को आकार दे सकती थीं, जबकि अक्सर खुद अदृश्य ही रहती थीं। वियतनाम में अशांत वर्षों के बाद फोर्स रिकॉन को संस्थागत अनिश्चितता और सैद्धांतिक नवीनीकरण झेलना पड़ा। दक्षिण पूर्व एशिया में हार और युद्ध के बाद भारी कटौतियों ने मरीन कॉर्प्स को अपनी पहचान पर पुनर्विचार के लिए मजबूर किया। जैसा कि इतिहासकार हेनरी आई शॉ जूनियर ने उल्लेख किया है, उद्धरण, कोर ने वियतनाम के बाद की रक्षा व्यवस्था में अपनी जगह खोजने के लिए संघर्ष किया। उद्धरण समाप्त। यहां तक कि उन आलोचकों का सामना करते हुए जो परमाणु शीत युद्ध के संदर्भ में उभयचर बलों की प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे थे। 1970 के दशक के अंत और 80 के दशक में मरीन ने समुद्री अग्रिम सिद्धांत की फिर से पुष्टि की, खासकर समुद्र से, जो रणनीतिक अवधारणा थी और उभयचर पहुंच व तटीय प्रभुत्व पर जोर देती थी। इस व्यापक बदलाव के बीच फोर्स रिकॉन लगातार खुद को ढालता रहा। आंशिक निष्क्रियता के बाद फर्स्ट फोर्स रिकॉन को 1986 में फिर से सक्रिय किया गया और इसने गहरी टोही और प्रत्यक्ष कार्रवाई में अपनी क्षमताओं का पुनर्निर्माण किया। इसकी पुनर्स्थापना 1987 में मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट स्पेशल ऑपरेशंस कैपेबल या MIU SOC के उभरने के साथ हुई, जिससे फोर्स रिकॉन को अग्रिम तैनात फुर्तीले मरीन टास्क फोर्स में शामिल किया गया। शीत युद्ध के अंतिम दौर तक फोर्स रिकॉन का मिशन स्पष्ट था: उभयचर और गहरे भूभाग की टोही करना, लैंडिंग जोन और शहरी क्षेत्रों की जांच करना, सेंसर लगाना और अभियान बलों के लिए युद्ध क्षेत्र तैयार करना। इस यूनिट ने अग्रणी क्षमताओं को और निखारना जारी रखा, जैसे हेलो पैराशूट से उतरना, पनडुब्बी से भेजे गए उभयचर गश्ती दल और दुश्मन की रेखाओं के पीछे हेलीकॉप्टर से उतरना। हालांकि शीत युद्ध काल की कई गतिविधियां गोपनीय बनी हुई हैं, लेकिन अटकलें और योजना दस्तावेज बताते हैं कि फोर्स रिकॉन ने यूरोप में अभियानों के लिए व्यापक तैयारी की थी और पारंपरिक सोवियत खतरे की स्थिति में हवाई या समुद्री मार्ग से उत्तरी नॉर्वे, आइसलैंड या डेनमार्क में तैनात होने की योजना बनाई थी। बोल्ड गार्ड जैसे रणनीतिक अभ्यासों में ऐसी परिस्थितियों का अभ्यास किया गया जिसमें मरीन ब्रिगेडों और टोही बलों को महत्वपूर्ण उत्तरी मार्गों की रक्षा के लिए तैनात किया गया। हालांकि विशिष्ट तैनातियों की सार्वजनिक रूप से शायद ही कभी पुष्टि की गई, फोर्स रिकॉन नाटो की योजना में एक उपलब्ध गहन कवरेज टोही और प्रारंभिक चेतावनी संसाधन था। 1990 में खाड़ी युद्ध शुरू हो गया था और इस यूनिट को ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड और डेजर्ट स्टॉर्म के तहत तैनात किया गया। फर्स्ट फोर्स रिकॉन कुवैत में तैनात हुआ, जहां उसने गुप्त निगरानी चौकियां बनाई और इराकी सीमा पर मोटर गश्त की। उनकी डीप रिकॉन टीमों ने दुश्मन की चलती बख्तरबंद इकाइयों का पता लगाया और जब संपर्क हुआ तो उन्होंने अक्सर दूर से ही तोपखाने या नजदीकी हवाई समर्थन हमलों का समन्वय किया। इन अभियानों ने उनकी छुपकर काम करने की क्षमता और निर्णायक युद्ध क्षेत्र प्रभाव को दिखाया। साथ ही 1980 में शुरू हुए स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के परिवर्तन ने भी अब परिणाम देना शुरू कर दिया था। फोर्स रिकॉन स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के नियंत्रण में नहीं था, लेकिन मरीन एक एक्सपेडिशनरी यूनिट स्पेशल ऑपरेशंस कैपेबल से जुड़ने पर उनकी रणनीतियां संयुक्त संचालन मानदंडों से मेल खाने लगी। डेजर्ट स्टॉर्म में उन्होंने आर्मी और नेवी के स्पेशल ऑपरेटर्स के साथ
स्कड हंटिंग, सीजर सपोर्ट और इराकी सैनिकों पर मनोवैज्ञानिक अभियानों में करीबी समन्वय से काम किया। डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान फोर्स रिकॉन की भूमिका ने भी व्यापक मरीन कॉर्प्स सिद्धांत के विकास को दर्शाया। उभयचर हमलों की नई रणनीति के तहत तेज मूवमेंट और सटीक लक्ष्य साधने के कारण टोही टीमें हमलों की शुरुआत, लक्ष्य चिन्हित करने और युद्ध क्षेत्र को शुरुआती घंटों में आकार देने में बेहद अहम रहीं। पहली मरीन एक्सपेडिशनरी फोर्स के सदस्य फोर्स रिकॉन ने इराक में कोर के अभियान स्थापित करने में मदद की। डेजर्ट स्टॉर्म के बाद फोर्स रिकॉन ने ईस्ट तिमोर, सोमालिया और उससे आगे मानवीय अभियानों में एमआईयू के साथ समुद्री अवरोधन और निकासी मिशन जारी रखे। ये तैनातियां उनकी अनुकूलता और उभयचर वातावरण में उनकी मुख्य कौशल क्षमताओं को दर्शाती है। 1980 के दशक और शुरुआती 1990 के दशक के दौरान फोर्स रिकॉन वियतनाम युग की टोही इकाई से विकसित होकर एक परिष्कृत टोही डायरेक्ट एक्शन फोर्स बन गई। इसकी नीति ने गुप्त निगरानी और सामरिक हमलों के बीच संतुलन बनाया, जिससे एमआईयू को कठिन परिस्थितियों में आत्मविश्वास के साथ तैनात होने में सक्षम बनाया। जैसे जैसे शीत युद्ध का तनाव कम हुआ, फोर्स रिकॉन ने बिना किसी रुकावट के कुवैत में बड़े पैमाने पर अभियानों और दुनिया भर में मानवीय मिशनों में अपनी भूमिका निभाई, जिसमें हमेशा गहरी पैठ, सटीक निगरानी और जरूरत पड़ने पर बल बुलाने की क्षमता शामिल रही। वियतनाम और डेजर्ट स्टॉर्म के बीच का समय इस प्रकार एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है। फोर्स रिकॉन ने अपनी समुद्री तत्परता को फिर से साबित किया, अपनी बल पहचान को फिर से स्थापित किया और युद्ध तथा गैर युद्ध दोनों अभियानों में अपनी संचालनात्मक महत्ता को दर्शाया। जब कुवैत पर हमला करने का समय आया तो रिकॉन टीमें एक बार फिर दुश्मन क्षेत्र में सबसे पहले घुसने वालों में थीं और संघर्ष के अंत तक वहीं बनी रहीं। बीस सितंबर 2001 को 9/11 हमलों के बाद राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपने वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, जिसमें फोर्स रिकॉन मरीन को लगभग तुरंत ही तैनात कर दिया गया। 2001 के अंत और 2002 की शुरुआत में एमआईयूएसओसी ने एक महत्वपूर्ण कमी को पूरा किया। इन यूनिटों में फोर्स रिकॉन डिटैचमेंट्स शामिल थे, जिन्होंने अफगानिस्तान में ऑपरेशनल एक्सेस की अगुवाई की। उन्होंने गुप्त छापेमारी और टोही मिशन किए, कभी कभी ऐसे इलाकों में जहां पारंपरिक बलों की समझ बहुत सीमित थी। कंधार में उनकी शुरुआती तैनाती और कैंप राइनो के आसपास की गतिविधियों ने फोर्स रिकॉन के शीत युद्ध युग के सिद्धांत से एक नए युद्ध क्षेत्र में बदलाव को चिह्नित किया। डिफेंस मीडिया नेटवर्क बताता है कि इन मरीन ने अफगानिस्तान में पहला अग्रिम बेस स्थापित करने में कैसे मदद की। उदाहरण, 15वीं ने उभयचर हमले को फिर से परिभाषित किया। उत्तरी अरब सागर में नौसेना के जहाजों से 400 मील से अधिक अंदरूनी इलाके तक हमला किया, जो इतिहास में अपने सीबेस से मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट की सबसे लंबी और सबसे बड़ी मूवमेंट थी। कंधार, जो अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उसके दक्षिण पश्चिम में लगभग 90 मील दूर एक दूरस्थ हवाई पट्टी पर कब्जा करते हुए मरीन ने उस देश में पहला अमेरिकी अग्रिम संचालन बेस कैंप राइनो स्थापित किया। उद्धरण समाप्त। इराक में फोर्स रिकॉन ने 2003 के आक्रमण के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया। जनरेशन किल, जो एम्बेडेड पत्रकार इवान राइट द्वारा लिखी गई किताब है, उनके पहली रिकॉनिसेंस बटालियन के साथ किए गए अनुभवों को दर्ज करती है, लेकिन वही गहरी टोह लेने की क्षमता फोर्स रिकॉन टीमों में भी थी, जो बख्तरबंद कॉलम्स के आगे आगे स्काउटिंग करती थी, दुश्मन की पोजीशन चिन्हित करती थी और फायर सपोर्ट बुलाती थी। सार्जेंट ब्रैड कोलबर्ट, जो फोर्स रिकॉन के मेंटर के रूप में जाने जाते हैं और जिनकी कंपनी की गतिविधियां जनरेशन किल में बार बार दिखाई देती हैं, यह दर्शाते हैं कि मरीन ने शहरी और रेगिस्तानी इलाकों में किस तरह इंटेलिजेंस और तेज हमला करने की क्षमता को एकीकृत किया। शायद सबसे नाटकीय बदलाव 2003-2004 में डिटैचमेंट 1 के गठन के साथ शुरू हुआ। पूर्व पहला रिकॉन अधिकारी कर्नल रॉबर्ट कोट्स के नेतृत्व में डिटैचमेंट 1 ने 2004 के मध्य में जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के तहत नेवी सील्स और डेल्टा फोर्स के साथ इराक में तैनाती की। इसके 81 मरीन और 5 नेवी कॉर्प्समैन की टीम ने नेवल स्पेशल वॉरफेयर सर्टिफिकेशन पास किया
और संयुक्त छापेमारी और निगरानी मिशनों का हिस्सा बनकर काम किया। जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड का निष्कर्ष स्पष्ट था। फोर्स रिकॉन मरीन सीधे एक्शन और स्पेशल रिकॉनिसेंस में दक्ष और सक्षम ऑपरेटर थे। 2006 में डिटैचमेंट 1 की सफलता ने मारसोक यानी मरीन कॉर्प्स स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के गठन को मजबूत किया। ईस्ट और वेस्ट कोस्ट फोर्स रिकॉन कंपनियों को भंग कर दिया गया, जिनमें से लगभग 75% कर्मियों ने शुरुआती पहली और दूसरी मरीन स्पेशल ऑपरेशंस बटालियन यानी MSOBs का गठन किया, जबकि बाकी नए रिकॉनिसेंस बटालियनों में रहे जो पारंपरिक मरीन डिवीजनों के तहत रखी गई थीं। इस अवधि के दौरान फोर्स रिकॉन की जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सील्स और CIA के साथ सहयोगी भूमिका और तेज हो गई। जनरल स्टैनली मैकक्रिस्टल के नेतृत्व में जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड ने कड़ी तरह से नेटवर्क की गई खुफिया दक्षता और एजेंसियों के बीच सहयोग के इर्द गिर्द खुद को पुनर्गठित किया। CIA विश्लेषक, NSA रिपोर्ट्स और NGA इमेजरी तुरंत ही फोर्स मल्टीप्लायर बन गए। फोर्स रिकॉन ऑपरेटर्स ने इस स्मार्ट इंटेल फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण डायरेक्ट एक्शन क्षमता प्रदान की। मैकक्रिस्टल का नेटवर्क मॉडल, जिसे मैकक्रिस्टल ने खुद अल कायदा की रिश्तों पर आधारित और ऑपरेशनल स्टाइल से सीखने जैसा बताया था, छोटे छोटे टीमों पर निर्भर था, जिनकी ताकत इंटेलिजेंस, स्पीड और निर्णय लेने की क्षमता थी। 2006 से लेकर 2010 के शुरुआती वर्षों तक मारसॉक के मरीन रेडर्स, जो मुख्य रूप से फोर्स रिकॉन से निकले थे, ने इराक और अफगानिस्तान दोनों में स्पेशल रिकॉनिसेंस और डायरेक्ट एक्शन मिशन किए। 2007 में अफगानिस्तान में तैनाती के दौरान मरीन रेडर यूनिट्स ने क्षेत्रीय JSOC टास्क फोर्स का नेतृत्व किया, टारगेट इंटरडिक्शन और फॉरेन इंटरनल डिफेंस मिशन चलाए। मारसॉक में शामिल होने के बावजूद कई रिकॉन मरीन ने MIU तैनाती के साथ अपना संबंध बनाए रखा, खासकर समुद्री इंटरडिक्शन और एंटी पायरेसी मिशनों में। उनकी उभयचर घुसपैठ तकनीकें, हेलो जंप की दक्षता, पनडुब्बी बोर्डिंग और VBSS विरासत मरीन स्पेशल ऑपरेशंस की मुख्य ताकत बनी रही, जो अब मारसॉक की पहचान में शामिल है, लेकिन फिर भी फोर्स रिकॉन सिद्धांत में निहित है। 2008 में मरीन कॉर्प्स के कमांडेंट ने निर्देश दिया कि फोर्स रिकॉन कंपनियों को डिवीजन रिकॉन बैटालियन के कर्मियों से फिर से स्थापित किया जाए, आनयन को अनुचित किया जाए, ताकि 3 मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्सेस का समर्थन किया जा सके। एक कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन एंथनी मर्काडो ने मारसॉक के ड्रॉडाउन के बाद फोर्स रिकॉन के पुनः सक्रिय होने के दौरान कहा, उद्धरण, जब फोर्स रिकॉन को हटाकर मारसॉक बनाया गया तो मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स ने अपनी डीप रिकॉन संपत्ति खो दी। आज कंपनी को फिर से सक्रिय करने से यह संपत्ति और बैटल स्पेस शेपिंग, स्पेशल इंसर्शन, जंप, डाइव फ्री फॉल, हाई ग्लाइड जैसी क्षमताएं भी लौटती हैं। MIF के लिए उद्धरण समाप्त। डिटैचमेंट। एक और शुरुआती रेडर तैनाती के दिग्गजों ने बाद में अपने अभियानों का वर्णन इस तरह किया है कि वे सीधे कार्रवाई अभियानों में सील्स और आर्मी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, जबकि अपनी खुद की सिद्धांत पहचान को टोही में बनाए रखा। वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के दौर में फोर्स रिकॉन का योगदान पारंपरिक गहरी टोही बल से बदलकर कुछ और व्यापक बन गया। टैक्टिकल इंटेलिजेंस कलेक्टर्स युद्ध क्षेत्र को आकार देते हैं और संयुक्त बल को सक्षम करते हैं, जो घुसपैठ, निगरानी, फायर बुलाना, छापेमारी और उभयचर विशेष घुसपैठ तकनीकें लागू करते हैं। आज के समय में भी फोर्स रिकॉन प्रत्येक मरीन एक्सपेडिशनरी फोर्स के भीतर एक महत्वपूर्ण टोही संपत्ति के रूप में बनी हुई है। इन्हें 3 सक्रिय कंपनियों में संगठित किया गया है। पहली, दूसरी और तीसरी फोर्स रिकॉनेसेंस कंपनियां, जिन्हें चारथ रिकॉन के तहत एक रिजर्व घटक द्वारा पूरक किया गया है। ये कंपनियां सीधे मरीन एक्सपेडिशनरी फोर्स कमांड के तहत काम करती हैं, स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के माध्यम से नहीं, और मरीन एयर टू ग्राउंड टास्क फोर्सेस और अन्य संयुक्त बलों के समर्थन में उभयचर और जमीनी टोही, निगरानी, युद्ध क्षेत्र को आकार देना और सीमित प्रत्यक्ष कार्रवाई छापे प्रदान करती है। 2025 की शुरुआत तक 2000 से अधिक रिकॉन मरीन सक्रिय ड्यूटी पर थे,
जो 2001 में लगभग 500 से बढ़कर थे। यह ड्रॉडाउन और पुनर्गठन के बाद फोर्स रिकॉन कंपनी की ताकत में महत्वपूर्ण पुनर्जन्म को दर्शाता है। रिकॉन एमईयूज और मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स स्तरीय तैनातियों का समर्थन करना जारी रखता है और साथ ही फोर्स डिजाइन 2030 अवधारणा के तहत इंडो पैसिफिक में संचालित होने वाले यूएस मरीन लिटोरल रेजिमेंट्स, आइशकी मम्बनकिसी रेजिमेंट्स या एसएलआर्स के लिए भी टोही समर्थन प्रदान करता है, जो बहुडोमेन लिटोरल सेंसिंग संरचनाओं की ओर एक सैद्धांतिक बदलाव है। रूटीन प्रशिक्षण में उदाहरण के लिए कैंप पेंडलेटन में वार्षिक रिकॉन चैलेंज के दौरान टीमें 25 मील की कठिन परीक्षा के माध्यम से अपनी शारीरिक, मानसिक और सामरिक तैयारी साबित करती हैं, जिसमें खुले समुद्र में तैराकी, हथियारों के कार्य, नेविगेशन और बाधा कोर्स शामिल है। ये आयोजन रिकॉन समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले तेज, शांत और घातक सिद्धांत को दर्शाते हैं। आधुनिक अभियानों से स्पष्ट है कि फोर्स रिकॉन आज भी प्रासंगिक है। फरवरी 2025 में पहली रिकॉनिसेंस बटालियन ने फिलीपींस में तीसरी मरीन लिटोरल रेजिमेंट के साथ अभ्यास किया, जिसमें छोटे दल की उभयचर टोह, मानव रहित हवाई प्रणालियां और जमीनी निगरानी को अभियान आधारित और संचालन अभियानों के समर्थन में एकीकृत किया गया। ऑस्प्रे और MRZR वाहनों से भेजी गई टीमों ने रियल टाइम डेटा एकत्र किया, जिससे कमांड स्तर के निर्णय संभव हुए, जो आज के युद्ध क्षेत्र का बेहतरीन उदाहरण है। फोर्स रिकॉन की प्रतिष्ठा सैन्य हलकों में शानदार और कभी-कभी विवादास्पद बनी हुई है। हालांकि उनकी टोही विशेषज्ञता और उभयचर घुसपैठ कौशल के लिए गहराई से सम्मान किया जाता है। इस यूनिट की अक्सर स्पेशल ऑपरेशंस कमांड यूनिट से तुलना की जाती है। वे लगभग स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के स्तर पर प्रशिक्षण लेते हैं, फिर भी मैरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स के नियंत्रण कमेटी के ओइगैक्सिस फोर्स के नियंत्रण में रहते हैं, जो अंततः उन्हें संयुक्त उच्च स्तरीय डायरेक्ट एक्शन मिशनों में शामिल होने से सीमित कर देता है। मरीन नेतृत्व ने कई बार अफसोस किया है कि कोर के पास रेंजर या डेल्टा जैसी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड स्तरीय खुद की इकाई नहीं है। फिर भी वह अनूठी स्थिति फोर्स रिकॉन को कठोर तटीय और स्थल अभियानों में मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स कमांडर को सीधा समर्थन प्रदान करती है। संस्कृति के लिहाज से फोर्स रिकॉन ने किताबों, डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियो गेम्स में कई चित्रणों को प्रेरित किया है, जो उनकी गुप्त, उच्च जोखिम वाली मिशनों के रहस्य को उजागर करता है। सैन्य हलकों के भीतर भीतर उन्हें अक्सर अनसुनी समुद्री टोही बल के रूप में देखा जाता है, जो गुप्त तरीके से घुसपैठ और युद्ध क्षेत्र को आकार देने में सक्षम है, बिना स्पेशल ऑपरेशंस कमांड इकाइयों की संस्थागत धूमधाम के। फोर्स रिकॉन का असर कोर से भी आगे तक दिखता है। अन्य देशों की उभयचर और विशेष टोही इकाइयां फोर्स रिकॉन की सिद्धांत, चयन और प्रशिक्षण को मानक मानती हैं, खासकर तटीय टोही, हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग और हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग घुसपैठ और विजिट, बोर्ड, सर्च एंड सीजर विशेषज्ञता में। उनकी तकनीकों को विदेशी SOF इकाइयों और क्षेत्रीय मित्र देशों की रिकॉन फोर्सेस ने अपनाया है। आज की फोर्स रिकॉन एक संकर रूप में है, जो एक MIF स्तरीय टोही समूह है, जो गहरी घुसपैठ, निगरानी, सेंसर स्थापित करने और सीमित प्रत्यक्ष कार्रवाई में सक्षम है, जिसे लगभग 7 दशकों के विकसित होते सिद्धांत ने आकार दिया है। मरीन स्काउट्स और युद्ध क्षेत्र समर्थकों के रूप में उनकी विरासत आज भी मजबूती से जारी है। छोटे, शांत, सटीक और उस सोच में रचे बसे कि सबसे पहले घुसपैठ कर सूचना के क्षेत्र को आकार दें और अक्सर दूसरों को लड़ने में सक्षम बनाने के बाद सबसे आखिरी में बाहर निकलें। फोर्स रिकॉन की यात्रा गुप्त शीत युद्ध की शुरुआत से लेकर वियतनाम की कठिनाइयों, इराक के रेगिस्तानों और अफगानिस्तान के पहाड़ों तक फैली हुई है, और इस दौरान यह इकाई लगातार विकसित होकर चुपकेपन, सटीकता और रणनीतिक प्रभाव की पहचान बन गई है। प्रारंभिक पार्ट फाइंडर्स द्वारा की गई कुछ गुप्त घुसपैठों के रूप में शुरू होकर वे संयुक्त विशेष अभियानों और अभियानशील मरीन सिद्धांत के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ गए। यहां तक कि जब मार्सोक का उदय हुआ, फोर्स रिकॉन ने भी मजबूती से टिके रहकर मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स कमांडरों के तहत
एक विशिष्ट टोही बल के रूप में पुनर्जन्म लिया, लचीला बना रहा और अपने लक्ष्य पर फिर से केंद्रित हुआ। आज प्रत्येक मरीन अभियान बल का हिस्सा होने के नाते फोर्स रिकॉन गहन टोही, सेंसर की तैनाती और युद्ध क्षेत्र को आकार देने जैसे मिशनों को लगातार अंजाम देता है। उनके ग्रीन ऑपरेशंस, गुप्त निगरानी, उभयचर टोही और क्षति का आकलन उनके मिशन सेट का मुख्य हिस्सा बने हुए हैं, जबकि ब्लैक टास्क जैसे सीमित डायरेक्ट एक्शन रेड या वीबीएसएस उनके मुख्य कार्यक्षेत्र को लगातार पूरक करते हैं। सैन्य हलकों में फोर्स रिकॉन अपनी उत्कृष्ट टोही कौशल और उभयचर घुसपैठ विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। स्पेशल ऑपरेशंस कमांड समय इकाइयों से तुलना पर बहस होती रहती है, लेकिन रिकॉन मरीन को कम संसाधनों में गुप्त रूप से काम कर मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स कमांड के तहत स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए व्यापक सम्मान मिलता है। मूल रूप से फोर्स रिकॉन पहले अंदर जाने और आखिरी में बाहर निकलने की स्थायी सोच का प्रतीक है। लगभग 7 दशकों से वे गुप्त स्काउट्स, सामरिक खुफिया एकत्र करने वाले और समुद्री युद्ध क्षेत्र को आकार देने वाले बने हुए हैं। वे दुश्मन के इलाके का नक्शा बनाते, सेंसर तैनात करते, फायर सपोर्ट सक्षम करते हैं और फिर छाया में लौट जाते हैं। वे कमरे में सबसे ज्यादा शोर करने वाले नहीं होते, लेकिन जब मिशन को चुप्पी, सटीकता और फौलादी हौसले की जरूरत होती है तो फोर्स रिकॉन सबसे पहले जवाब देता है और अंत तक डटा रहता है।